परिचय प्लेटो, कुलीन, नोबेल माता पिता के पुत्र थे और 427 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। वह सुकरात से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने गुरु सुकरात से प्राप्त की थी और बाद में लोगों के जीवन के तरीकों और सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं स्ट्रक्चर का निरीक्षण ऑब्जर्व करने के लिए एक यात्रा पर चले गए थे। उनके द्वारा अकादमी या जिम्नेजियम नामक संस्था की भी स्थापना की गई थी। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न सिद्धांत दिए और प्रसिद्ध गणतंत्र भी लिखा। न्याय की प्रकृति की व्याख्या करते हुए उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति डायलेक्टिक मेथड का पालन किया था। इस पद्धति में एक व्यक्ति और फिर उसके विचारों, धारणाओं और अवधारणाओं को समझने की कोशिश करता है ताकि वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके और अपनी अवधारणाओं या सिद्धांतों को अपने तरीके से बना सके। प्लेटो लोगों से बातचीत करके और उनके विचारों को समझकर उनके जीवन के तौर तरीकों को समझने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़े थे। प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत को सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि प्लेटो ने बताया था कि राज्य पूरे समाज के लिए एक साधन था। प्लेटो ने अपना सिद्धांत देने से पहले अपने समय में प्रचलित न्याय के कुछ सिद्धांतों का मूल्यांकन इवेलुएट किया था। सब्सक्राइब। प्राचीन यूनानी धर्म अथवा प्राचीन ग्रीक धर्म, प्राचीन यूनान ग्रीस देश का सबसे मुख्य और राजधर्म था। ये एक मूर्ति पूजक और बहुदेवतावादी धर्म था। इसमें एक अदृश्य ईश्वर की अवधारणा नहीं थी। ईसाई धर्म के राजधर्म बनने के बाद ईसाइयों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके देवी देवताओं को शैतान करार दिया। इसके बाद यह लुप्त हो गया। ज्यूस देवताओं का राजा जो बिजली और आकाश पर अधिकार रखता है। ग्रीक पौराणिक कथाएं उन प्राचीन यूनानियों, उनके देवताओं, नायकों, दुनिया की प्रकृति, अनुष्ठान प्रथाओं के महत्व के विषय में संबंधित मिथकों और किंवदंतियों का आधार हैं। वे प्राचीन ग्रीस में धर्म का एक हिस्सा थीं। आधुनिक विद्वानों ने इन मिथकों का अध्ययन कर प्राचीन ग्रीस इसकी सभ्यता की धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं पर प्रकाश डाला है और लाभ मिथक बनाने की प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। ग्रीक पौराणिक कथाएं कथा रूप में भारी मात्रा में संग्रहीत हैं। इनका बड़ा संग्रह परोक्ष रूप में फूलदानों पर उकेरी कलाकृतियों के रूप में भित्तिचित्रों के द्वारा दुनिया की उत्पत्ति के विवरणों, जीवन और देवताओं, देवी, नायकों, नायिकाओं और पौराणिक प्राणियों की एक विस्तृत विविधता के रोमांच की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इलियाड और ओडिसी दो महाकाव्य प्राचीनतम ज्ञात यूनानी साहित्यिक स्रोत ट्रोजन युद्ध के आसपास की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित हैं। होमर के समकालीन हेसियड, थियोगनी के आख्यान दुनिया की उत्पत्ति, दिव्य शासकों व उनके उत्तराधिकारियों के मानव युगों के बारे में, मानवीय संकट के भय योग्य उद्गम और बलि प्रथाओं के विषय में जानकारी देते हैं। मिथक होमेर के भजनों में भी संरक्षित हैं। इस काल के काव्य खंडों में, गेय कविताओं में 5वीं शताब्दी के हेलेनिस्टिक युग के विद्वानों और कवियों की रचनाओं में से रोमन साम्राज्य के समय प्लूटार्क और पौसानियस जैसे लेखकों द्वारा त्रासदियों की रचना की गई। इनके मुख्य देवता हैं। इस धर्म में कई देवता थे। ज्यूस देवराज, डायोनाइसस, अपोलो, ईरोस, एरीस, हर्मीस, हेडीस, क्रोनोस, हेफिस्टस, पोसाइडन इत्यादि। लगभग सभी देवी देवताओं के रोमन धर्म में समकक्ष देवतागण मिल सकते हैं। देवियाओं प्रमुख देवियाओं थीं हीरा, एफ्रोडाइटी, अथीना, आर्टेमिस, डिमीटर, हेस्टिया, पर्सिफोनी इत्यादि। पूजा मुख्यतः पशु बलि द्वारा होती थी। गाय, सांड, सूअर, भेड़, बकरा आदि। यूनानी लोगों ने देवताओं के लिए कई खूबसूरत संगमरमरी मंदिर बनाए थे। ओलंपिक्स यूनानी पुरुष देवताओं के सम्मान में ओलंपिक खेल हर साल आयोजित करते थे। वो मानते थे कि उनके देवतागण ओलंपिक पर्वत पर रहते हैं। 12 प्रमुख ओलंपियन देवतागण थे। ज्यूस, डायोनाइसस, हीरा, पोसाइडन, हेडीस, एफ्रोडाइटी, अथीना, हेस्टिया, अथीना, अपोलो, आर्टेमिस, एरीस, हेफिस्टस
और हर्मीस, इनमें से 12 कौन हैं, इसमें अंतर्विरोध था। न्याय के प्रकार प्लेटो के द्वारा न्याय को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था, जो एक दूसरे से काफी हद तक संबंधित थे। व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय उनके अनुसार न्याय वह भावना है जो व्यक्ति को उसके कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करती है। मानव मन में 3 तत्व होते हैं: अवित्य, रीजन, आत्मा, भूख। बुद्धि और वित्त का एक गुण है। आत्मा का साहस और संयम, जो भूख का है। न्याय तीनों के बीच सामंजस्य बनाए रखता है। उनका मानना था कि मानव मन के प्रत्येक भाग को संतुष्ट करना चाहिए ताकि प्रत्येक भाग में सामंजस्य हो सके। जो लोग सामंजस्यपूर्ण हैं, वे एक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण राज्य बना सकते हैं। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने गुण, आत्मा और भूख के अनुसार अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो जाता है तो वह संतुष्ट होता है। उदाहरण के लिए, समकालीन कंटेम्परेरी दुनिया में एक व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें अच्छी तनख्वाह के साथ एक स्थिर नौकरी, एक घर और एक परिवार का मालिक होना है। यह सब कुछ होने पर वह संतुष्ट होगा और एक सभ्य जीवन जिएगा। सामाजिक न्याय, यह व्यक्तिगत न्याय पर निर्भर करता है। जिस समाज में व्यक्तिगत न्याय होता है वह सामाजिक न्याय प्राप्त कर सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति में 3 तत्वों होते हैं, उसी तरह समाज में भी 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। तर्कसंगत, रैशनल, इन पुरुषों के मजबूत औवित्य या तर्क हैं। आध्यात्मिक, ये आत्मा में मजबूत और सक्रिय, एक्टिव है। भावुक, यह न तो औवित्य में मजबूत और न ही आत्मा में मजबूत होते हैं और यह अन्य 2 द्वारा नियंत्रित होते हैं। उन्होंने समाज में लोगों को वर्गीकृत किया और 3 गुना कार्यात्मक सामाजिक स्तरीकरण दिया। दार्शनिक, सैनिक, कारीगर। उनका मानना था कि मनुष्य को एक ऐसा कार्य करना चाहिए जो उसके लिए सबसे उपयुक्त हो। जहां एक समाज में प्रत्येक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों को परेशान और उनके कामों में हस्तक्षेप किए बिना ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उन्हें ही सामाजिक न्याय प्राप्त होता है। उन्होंने सिफारिश की कि दार्शनिकों को राज्य पर शासन करना चाहिए क्योंकि वे सबसे बुद्धिमान हैं और ज्ञान एक शासक का गुण है और न्याय बुद्धिमानों का गुण है। वह व्यक्तियों को एक जटिल इकाई, यूनिट नहीं बल्कि एक समग्र, होल इकाई मानते थे। उसका उद्देश्य व्यक्तिगत सुख नहीं होना चाहिए बल्कि संतुष्टि के महत्व का एहसास होना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सभी अंगों में सामंजस्य स्थापित हो सकता है। इस सिद्धांत को भारत में जाति व्यवस्था से आसानी से जोड़ा जा सकता है। पहले के समय में भारत में लोग मानते थे कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होना चाहिए और क्षत्रिय के पुत्र को केवल देश के लिए लड़ना चाहिए। इसलिए यदि इसका विश्लेषण किया जाए तो यह सिद्धांत का कहना कि यदि विभिन्न जातियों के लोग किसी अन्य जाति के व्यक्ति के काम में हस्तक्षेप किए बिना अपना कार्य करते हैं तो सामाजिक न्याय प्राप्त होता है। प्राग्मैटिज्म, यह सिद्धांत ग्लॉकॉन ने दिया। इसके बाद हॉब्स और रूसो द्वारा सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया गया था। यह सिद्धांत कहता है कि न्याय भय की संतान है और परंपरा से पैदा हुआ है। मजबूत लोगों के हाथों अन्याय सहने वाले लोगों ने सामाजिक अनुबंध के परिणाम स्वरूप निर्णय लिया कि वे कभी भी अन्याय नहीं करेंगे और न ही इसे बर्दाश्त करेंगे। उदाहरण के लिए, अपराधी को दंडित करने से उसके मन में भय पैदा होगा और इस प्रकार पीड़ित को न्याय मिलेगा। साथ ही जिस पीड़ित को नुकसान हुआ है वह शायद अपराध नहीं करेगा क्योंकि उसने खुद दर्द सहा है। हालांकि प्लेटो ने यह कहकर इस सिद्धांत का विरोध किया कि लोगों के बीच कोई भी अनुबंध मौन और निहित है और यदि कोई कानून अनिवार्य है तो हर कोई इसे स्वीकार करता है क्योंकि यह बल द्वारा नहीं लगाया जाता है। साथ ही लोग इस भ्रम में थे कि राज्य, शासक और आम जनता के बीच एक सामाजिक अनुबंध का परिणाम है। तर्क बुद्धिवाद, रैशनलिज्म, न्याय, जैसा कि सुकरात ने देखा, एक कला है। शासक आम जनता के दोषों को दूर कर न्याय दिलाने का प्रयास करता है।
चूंकि प्लेटो सुकरात और उनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने गणतंत्र के आदर्श को प्राप्त करने के लिए राजा का शासन दिया। सुकरात ने जो कहने की कोशिश की वह यह है कि हर कोई न्याय नहीं कर सकता है। जो लोगों के हितों से निपटना जानता है और कल्याणकारी राज्य में उनके लाभ के लिए काम करता है, वह शासक हो सकता है। प्लेटो के न्याय का सिद्धांत उनका काम, न्याय की अवधारणा, इसकी विशेषताओं और समाज में इसे कैसे वितरित किया जाता है पर चर्चा करता है। उन्होंने अपने सिद्धांत को एक आदर्श राज्य की कल्पना के आधार पर विकसित किया, न कि किसी विशेष क्षेत्र के किसी वास्तविक सर्वेक्षण पर, जिससे इसे और दार्शनिक फिलोसॉफिकल बना दिया। कई लोगों ने उनके न्याय के विचार की आलोचना की, लेकिन कुछ के लिए यह इस संबंध में एक मशाल था। आत्मा की गुणवत्ता, क्वालिटी। प्लेटो के अनुसार एक समाज में विभिन्न वर्गों को वह दिया जाना चाहिए जो उन्हें देय है, और किसी भी वर्ग को अन्य वर्गों पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनके लिए न्याय आत्मा की गुणवत्ता है। यह किसी बाहरी स्रोत या शक्ति पर निर्भर नहीं है और मनुष्य की अंतरात्मा की आवाज है। उन्होंने कहा कि मानव व्यक्तित्व 3 प्रवृत्तियों टेंडेंसी का परिणाम है: ज्ञान, शारीरिक प्रवृत्ति और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रवृत्ति। आत्मा की प्रवृत्ति को अन्य प्रवृत्तियों पर शासन करना चाहिए। एक समाज में उच्च आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों को राज्य पर शासन करना चाहिए और तर्क, न्याय, साहस और संयम के आदर्शों का पालन करना चाहिए। समाज का जैविक, ऑर्गेनिक सिद्धांत। प्लेटो न्याय को एक नैतिक अवधारणा मानते हैं और नैतिकता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने पर जोर देते हैं। समाज के जैविक सिद्धांत के आधार पर न्याय के उनके सिद्धांत के परिणाम स्वरूप अधिनायकवाद, टोटलिटेरियनिज्म हुआ, जो एक व्यक्ति की सभी स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। उनके आदर्श गणतंत्र में अभिभावकों, गार्जियन को शासन करने की शक्ति दी गई और लोग उनकी किसी भी तरह से आलोचना नहीं कर सकते थे। हालांकि यह अवधारणा लोकतंत्र में स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने सामाजिक न्याय की मदद से एक आदर्श समाज बनाने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि इसने ऐसी प्रथाओं का निर्माण किया। प्लेटो ने एक अभिन्न दृष्टिकोण का विकल्प चुना, जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व और राजनीतिक शरीर के सभी गुणों का विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय प्राप्त करना है। भारत में वर्ण व्यवस्था या किसी समाज में एक पदानुक्रम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह अवधारणा न्याय के विपरीत थी। न्याय की विशेषताएं, सामाजिक स्तरीकरण। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत उनके द्वारा दी गई सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता पर आधारित है। आत्मा के तत्वों के आधार पर उन्होंने 3 सामाजिक स्तरीकरण दिए: अभिभावक, सैनिक, सामान्य लोग जैसे कारीगर, किसान आदि। न्याय का अर्थ प्रत्येक सामाजिक वर्ग के लोगों के द्वारा दूसरे लोगों के कर्तव्य में हस्तक्षेप किए बिना अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करना था। सहज प्रवृत्ति, इनेट टेंडेंसी। प्लेटो के अनुसार न्याय सहज होता है। यह आत्मा की गुणवत्ता और किसी की अंतरात्मा की आवाज है। कार्यात्मक विशेषज्ञता, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। उनके द्वारा समाज को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था: संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव का प्रतिनिधित्व अभिभावकों द्वारा किया जाता है; क्रियात्मक, कॉग्निटिव का प्रतिनिधित्व सैनिकों द्वारा किया जाता है; प्रभावशाली, जिसका प्रतिनिधित्व आम जनता द्वारा किया जाता है; दार्शनिक, फिलोसोफर, राजा। उनका मानना था कि न्याय तभी संभव हो सकता है जब राज्य पर एक दार्शनिक का शासन हो। वह दार्शनिकों को सबसे बुद्धिमान मानते थे। साम्यवाद, उन्होंने अभिभावकों और सैनिकों के बीच महिलाओं और संपत्ति के साम्यवाद का सुझाव दिया था। ऐसा उन्हें किसी भी तरह की भावनाओं, चिंताओं और ईर्ष्या से दूर रखने के लिए किया जाता है।
उन्होंने न्याय के सिद्धांत को सार्वभौमिक माना था। यह किसी भी स्थान या समाज में किसी भी समय सभी के लिए समान है। नैतिक अवधारणा। न्याय की उनकी अवधारणा न्यायिक नहीं बल्कि नैतिक है। न्याय प्राप्त करते समय नैतिक दायित्वों को पूरा करना अनिवार्य है, न कि न्यायिक कर्तव्यों को पूरा करना। महिलाओं की स्वतंत्रता और न्याय के लिए शिक्षा। उन्होंने कहा कि न्याय प्राप्त करने के लिए महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान करना आवश्यक है। उन्हें पुरुषों के रूप में भाग लेने का समान अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों को न्याय के महत्व को समझने में मदद करने के लिए शिक्षा की एक उन्नत योजना का सुझाव दिया था। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की आलोचना। प्लेटो के द्वारा समाज में लोगों को प्राप्त अधिकारों के बजाय उनके कर्तव्यों पर अधिक जोर दिया गया है। अधिकार समाज को एकजुट रखते हैं और लोगों के बीच एकजुटता लाते हैं। इस प्रकार एक राज्य में अधिकार और कर्तव्य दोनों महत्वपूर्ण और परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दार्शनिक राजा को बहुत सारी शक्तियां दी, लेकिन वे इस सिद्धांत को महसूस करने में असफल रहे कि पूर्ण शक्ति एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। इस प्रकार यदि पूर्ण शक्तियां दी जाएं तो सबसे बुद्धिमान राजा भी भ्रष्ट हो सकता है। उन्होंने व्यक्तित्व की प्रवृत्तियों के आधार पर समाज को विभाजित किया है। लेकिन आनुवंशिकता, हेरेडिटी, केवल व्यक्तित्व लक्षणों के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने समाज में ऐसी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी है जो एकतरफा व्यक्तित्व विकसित करती है और पर्यावरण को कोई भी महत्व नहीं देती है, जो कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए जिम्मेदार एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। प्लेटो द्वारा दिया गया सिद्धांत फांसीवाद की नींव रखता है, जिसके अनुसार प्रत्येक नागरिक से यह उम्मीद रखी जाती है कि वह अपने राज्य के प्रति वफादारी दिखाएगा। दूसरी ओर आधुनिक विचारकों के द्वारा दिया गया सुझाव यह है कि राज्य को पूर्ण शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए, जो किसी समाज में लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगा सकती है। वह अभिभावकों को कानून से ऊपर मानते थे। प्लेटो, जिसे न्याय कहते हैं, वह राज्य में अभिभावकों का आदेश है। उनका सिद्धांत कानून के लिए उचित आधार प्रदान नहीं करता है और न्याय व्यक्तिगत इच्छा और विवेक पर निर्भर नहीं हो सकता है। उन्होंने नैतिक और कानूनी दायित्वों के बीच अंतर करने की भी उपेक्षा की थी। न्याय की उनकी अवधारणा निष्क्रिय, पैसिव है और वह न्यायिक विनियमन, रेगुलेशन का आधार नहीं बन सकती है। यदि इच्छा और कर्तव्य या कर्तव्यों और अधिकारों के बीच कोई विवाद होते हैं तो वह इस संबंध में कोई समाधान नहीं प्रदान करते हैं। उन्होंने राज्य की एकता पर बहुत अधिक जोर दिया है और उन्होंने इस प्रकार महिलाओं के साम्यवाद और विवाह और परिवार के उन्मूलन, एबोलिशन के संबंध में बेतुके विचार दिए हैं। प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव। सुकरात प्लेटो के शिक्षक और गुरु थे। प्लेटो के दिमाग से उनकी छवि कभी फीकी नहीं पड़ी है और वे अपने गुरु से अत्यधिक प्रभावित थे, इतना अधिक कि यह उनके काम से भी परिलक्षित रिफ्लेक्ट होता है। सुकरात ने गुण और ज्ञान को एक दूसरे का पर्याय माना था। उनके अनुसार यदि ज्ञान का किसी व्यक्ति के आचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह बेकार और अर्थहीन है। सुकरात के विचारों पर प्लेटो ने गणतंत्र में एक दार्शनिक राजा की अपनी अवधारणा विकसित की थी। इस प्रकार प्लेटो और सुकरात दोनों नैतिकता और राजनीति के बीच अंतर नहीं रखते हैं। वास्तविकता का सिद्धांत सुकरात का मानना था कि किसी चीज का गुण उसके अस्तित्व में नहीं बल्कि उसकी पूर्ति में होता है। इस आधार पर प्लेटो ने यह विचार दिया कि विचारों की दुनिया चीजों की दुनिया से ज्यादा वास्तविक होती है।